विविध भारती। साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। नमस्कार श्रोताओ, आप सभी का स्वागत है और हम स्वागत करने वाले हैं एक नए जमाने के अभिनेता का। अब मैं नए जमाने की क्यों कह रहा हूं, ये आपको हमारी बातचीत से पता चलेगा। जी हाँ, स्वागत कीजिए क्रांति प्रकाश झा का। क्रांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये स्वागत की ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि विविध भारती की तरफ से ये स्वागत किया गया है और बचपन से विविध भारती का एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रह चुका है। और आपने मेरी भूमिका ऐसी थी कि मैं नए जमाने का अभिनेता हूं, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं पुराने ख्यालात का नए जमाने का अभिनेता हूं। वाह। क्योंकि मेरे ख्यालात बहुत पुराने हैं और शायद गाने भी मुझे विविध भारती के माध्यम से ही इतने ज्यादा मैं पुराने गाने सुन चुका हूं कि आज तक वही सुनता आ रहा हूं। जी जी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे श्रोताओं के लिए मैं नए जमाने का खुलासा पहले ये कर दूं कि आजकल एक प्लेटफॉर्म है जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जी। और इसके जरिए, इसी माध्यम से सारी फिल्में हम तक पहुंचती है, सारे टीवी सीरियल्स पहुंचते हैं, बहुत सी नई सीरीज है जो केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो बहुत से अभिनेताओं की शुरुआत वहां से हो रही है और आपने दोनों तीनों माध्यमों को जो है वहां अपनी जगह बनाई है। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी शुरुआत से कि आपका एक्टिंग का जो दौर शुरू हुआ वो कब और कहां शुरू हुआ? सर, मैं अपनी शुरुआत मैं कहां से शुरू करूं ये मैं सोच रहा हूं। मैं बिहार से शुरू करूं या फिर बॉम्बे आने के बाद से शुरू करूं। मेरा ये मानना है कि हर चीज की एक अवधि तय है, हर चीज की तारीख तय है और इंसान की किस्मत तय है। मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है और जो विकल्प होते हैं उस मेहनत के वो आपके सामने होते हैं, लेकिन रास्ता आपको खुद अख्तियार करना होता है। बिल्कुल। तो मेरे सामने भी कुछ विकल्प थे। एक विकल्प था, हर बिहारी की तरह मैंने भी यूपीएससी दिया, जहां पे आप आईएएस आईपीएस है। मेरा भी बड़ा सपना था आईपीएस बनने का, क्योंकि मेरे माता पिता का सपना था। लेकिन होता यह है कि आपको उन सपनों के असमंजस से अपने बारे में बहुत बाद में जाके पता चलता है। तो मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं, अब जमाना मतलब ये नहीं कि मैं सन 47 के पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा 90 के जमाने में बिहार में आप कह सकते हैं कि प्लस 2 के बाद बहुत सुविधाएं नहीं थी बहुत कुछ करने की, जो शायद आज होंगी। तो प्लस 2 के बाद बच्चे या तो एमबीबीएस करते थे या फिर इंजीनियरिंग करते थे, नहीं तो फिर आर्ट्स लेके उनका एक ही सपना होता था कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैंने भी एक कोशिश की जिसमें मैंने यूपीएससी दिया, कुछ नंबर से रह गया। फिर मैं एक ब्रेक लेने के लिए अपने दोस्तों के पास आया, मुंबई जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे, और आने के बाद कुछ लोग नाटक करते थे, कुछ लोग लिखते थे, तो उनके साथ में 1 महीने रहा यहाँ पे। और कॉलेज के जमाने में भी शायद ये एक्टिंग का बग मतलब जिसको आप कीड़ा कह सकते हैं, जिसको आप पिल्लू कह सकते हैं, तो शायद वो पढ़ाई के बोझ तले या फिर जो एक माता पिता की महत्वाकांक्षा होती है, जो उनके सपने होते हैं, तो उनके बोझ तले दबा हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल बाहर निकल आया और तब जाके मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जो एक बार आके अगर आप यहाँ पे टिक जाए तो आपको कहीं जाने नहीं देता है। आप कुछ समय मुंबई को दे दें, फिर मुंबई आपको देता है। बिल्कुल सर। खैर, इसमें आपके करियर के बारे में तो बहुत तफसील से हम बात करेंगे। जी। हम और भी पीछे जाना चाहेंगे आपके बचपन की ओर। बचपन कहाँ गुजरा? मुझे लगता है कि शायद हम लोगों का सौभाग्य था कि वैसा बचपन मिला जहाँ पे हम मिट्टी खाते थे, मिट्टी में खेलते थे, कहीं का पानी पी लेते थे और कहीं का समोसा खा लेते थे, कुछ भी। तो अगर बहुत बचपन से शुरू करूं तो मेरा गांव बेगूसराय एक जिला है बिहार में, जहाँ के रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। तो मेरा गांव बेगूसराय का रुदौली गांव है और मेरा ननिहाल दरभंगा है। जहाँ के महान कवि विद्यापति थे। तो इसी बीच में मेरा बचपन बीता है और पिताजी शिक्षा विभाग में थे, तो उनकी नौकरी में जो ट्रांसफर होते रहते हैं, तो 3 साल आपने यहाँ बिताए, 3 साल वहां बिताए, तो मेरी शिक्षा भी वैसे ही, प्रारंभिक शिक्षा आप कह सकते हैं, तो भी वैसे ही बीती। मुझे याद है कि उस जमाने में बिजली नहीं होती थी सर, तो हम लोग लालटेन लेके, और शायद टेबल कुर्सी भी मिलती नहीं थी। लेकिन मैं फिर से कहूँ कि ये सन 47 के पहले की बात नहीं है, जो भी श्रोतागण है उनको, ये उस जमाने के बिहार की बात है। तो मैं, जो गनी बैग होता है, तो हम दोनों भाई गनी बैग लेके जाते थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। फिर पापा ने सोचा कि यार इनको अब किसी हॉस्टल में डालते हैं, क्योंकि ये 2 साल यहाँ रहते हैं, 2 साल वहां रहते हैं। तो मैं फिर वहां से चला गया राय स्कूल सोनीपत, वहां से फिर गया मैं विकास विद्यालय रांची, फिर पटना से मैंने 10th की, +2 की, उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया और एमए किया वहां से हिस्ट्री में, क्योंकि बनना था आईपीएस।
पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था गीता में कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, फिर तू कर वो जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। क्या बात। तो शायद मैं उन्हीं की बताई राह पे चल रहा हूँ। जी जी। तो बचपन बहुत अच्छा बीता है। मतलब मैं जब आज का बचपन देखता हूँ और मैं तब का बचपन देखता हूँ तो मैं अपने आप को आई फील रियली ब्लेस्ड कि शायद हमें उतनी चीजों को एहसास करने का मौका मिला जो शायद आजकल का बचपन उतना एहसास नहीं कर पाता है, क्योंकि साइंस ने जितनी तरक्की की है तो उसके अपने ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो वो एहसास कहीं चला गया है जो शायद एहसास उस बचपन में था। बचपन की यादों में फिल्में भी होंगी। बिल्कुल है। उस वक्त देखी हुई फिल्में या पापा के साथ देखी हुई फिल्में या कोई रेडियो पे सुने हुए गाने जो पापा को बहुत पसंद आते हों। ये दोनों तीनों चीजें हैं। मुझे याद है पापा हमारे एक जगह है हाजीपुर जी बिहार में जी, तो पापा वहां पोस्टेड थे एज डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो एक बार पता नहीं कैसे पापा का मन कर गया कि आज चलते हैं, और तब वहां पे एक एशिया का तब के जमाने में सबसे बड़ा ब्रिज बना था जिसका उद्घाटन करने श्रीमती इंदिरा गांधी वो आई थी जी। सबसे बड़ा ब्रिज था वो तब का। तो शायद उसी जमाने की बात थी, वहां स्टीमर भी चलती थी। तो हम लोगों ने हाजीपुर से हम लोग पटना आए, और पटना आने के बाद आप यकीन माने कि मैं, भैया, माँ और पापा हमने 12 से 3 एक फिल्म देखी, 3 से 6 हमने एक फिल्म देखी, और 6 से 9 एक फिल्म देखी। क्या बात है। जिसमें एक फिल्म थी गुलामी, एक फिल्म थी राम लखन, और तीसरी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हमारी नानी को पिक्चरें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा अच्छा। मेरे पैदा होने से लेके अपने जाने तक मतलब पंचतत्व में विलीन होने तक नानी हमारे साथ ही रही। मेरे व्यक्तित्व में भी मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ है। तो नानी को फिल्में देखने में बड़ा मजा आता था, तो हम बच्चों को लेके जाती थी वो। तो कर्मा मैंने उनके साथ देखी थी। ओहो। और उन्होंने कहा कि एक बार मैं बउआ मैथिली में, मेरी मातृभाषा मैथिली है, तो बैक टू बैक 2 बार हमने कर्मा देखी थी। ओहो। तो मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि इसी सब की वजह से शायद मैं यहाँ पे आज हूँ। क्या बात है। हमारे इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को मेहमान अपनी पसंद के गाने सुनाते हैं, तो आप कौन सा गाना चुनेंगे सबसे पहला गाना आज के प्रोग्राम में? मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा बहुत यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को जरूरत है, और खासकर जो कोरोना काल हमने देखा है जी, उसके बाद इंसान शायद प्यार की वजह से ही टिक पाया। वही एक सबसे बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी को भी और माताजी को भी, मेरी माँ का फेवरेट गाना है, तो हम और माँ बहुत सुनते हैं, एक प्यार का नगमा है। तो मैं अपने प्यार के बहुत सारे गाने अपनी माताजी को ही मैं समर्पित करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले प्यार की शुरुआत मेरे जिंदगी की उनसे ही हुई थी। तो एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी बहुत सुंदर गीत है, संतोष आनंद साहब का लिखा हुआ। जी जी, आइए सुनते हैं। बिल्कुल।
इस खूबसूरत से गीत के बाद क्रांति जी ये जानना चाहेंगे कि बचपन में अक्सर हम किसी न किसी को अपना आइडल मानते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं। आप किससे प्रभावित थे? सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके कुछ कुछ अंश, आप चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हों या फिर किसी और क्रिकेट के माध्यम से हों। तो मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर साहब को बचपन में, क्योंकि मेरे ख्याल से एक जनरेशन है जो उनको अपना आइडल मानती होगी बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी, हिज हार्ड वर्क, जिस तरह की जिंदगी उन्होंने अपनी और उन सपनों को साकार किया। जी हाँ। लेकिन उसके पहले मैं अगर जाऊं तो मैं अपने पिता को अपना आइडल मानता हूं, क्योंकि हमारे पिता की कहानी जो है वो उस जमाने में, जब मेरे पिता का जमाना था, उनको पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि किसान परिवार जी और हमारे दादाजी उतने उनको मुहैया नहीं करा सकते थे, लेकिन 2 नदी क्रॉस करके वो स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और एक और उन्होंने एक कहानी बताई थी जहां पे किसी एक सभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आए थे जी। और हमारे पिताजी की पीएचडी भी उनके ऊपर ही हुई थी, रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर। तो जब वो चले गए तो हमारे पिता उनके पदचिन्हों पर चले थे, क्योंकि जो भी लिखते थे और जो भी, उससे बहुत प्रभावित थे हमारे पिताजी। तो जो उनका पूरा कहानी जब भी मैं सुनता हूँ, और मेरी इच्छा भी है कि कभी मैं किताब भी लिखूं अपने माता पिता के ऊपर, वैसे सबके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माता पिता की कहानी शायद बाहर आनी चाहिए। हर के माता पिता ने बहुत संघर्ष किया होगा अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, एक अच्छी जिंदगी देने में, लेकिन मेरे लिए मेरे आइडल वही दोनों हैं। पिता तो अब सर्वत्र हैं, पंचतत्व में विलीन है, लेकिन माता जी हैं तो जिनकी वजह से मेरे ख्याल से मैं बम्बई शहर में टिक पाया और मेरे सारे सपने उन्हीं के दिए हुए हैं। ये तो सच है। हमारे पिता ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जी माता जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि बेटा एक टाइम आएगा जब शायद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। ओहो क्या तो बात। वो बात जो है उन्होंने जब से कही, तो अब ऐसी बातें आपको जब घर में ही, तो मेरे लिए वही आइडल है। यही बातें आपको संस्कारित करती हैं, कह सकते हैं आप। एक गीत और चाहेंगे आपके पिताजी के लिए? तो मेरे पिताजी को हमेशा से बड़ा एक गाना अच्छा लगता था, और मुझे याद है जब वो घोड़ा बनते थे और अपने कहते थे कि आप सवारी करिए, तो जनेऊ पहनते थे वो जी। तो जनेऊ को हम लोग लगाम की तरह, और फिर वो गाना गाते थे कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। रंग तरंग हर रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। क्रांति जी, बचपन की यादों में हम डूबे थे थोड़ी देर के लिए, मगर क्रांति जी अब वापस हम मुंबई आते हैं। आपका मुंबई जो आना हुआ, उसमें शुरुआत तो एक्टिंग से नहीं हुई थी, आप कुछ और कर रहे थे जी। वो क्या था? जब मैं बम्बई आया तो तब का बम्बई, अब का तो मुंबई है। अब का मुंबई जी। मेरे साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ कि मेरे पास सोने की जगह नहीं थी और खाने को पैसे नहीं थे। दोस्त थे यहाँ पे, तो वो लोग पहले से ही रहते थे, तो मैं उनके साथ आके रहने लगा। और मैं एक ब्रेक लेने आया था बम्बई शहर में, क्योंकि यूपीएससी में मेरा हुआ नहीं था और मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुका था। साल में एग्जाम एक ही बार होता है और इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले साल ही। तो हमारे कुछ कमबख्त दोस्त, जो पीयूष मिश्रा जी भी कहते हैं, अच्छा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि तुम आओ और हमारे साथ रहो कुछ दिन, मन तुम्हारा भी बहलेगा। मैं आया और उनके साथ फिर मैं, अभी एक्टिंग का बग कहीं ना कहीं कॉलेज के जमाने से ही मेरे अंदर था, ये बात मैं अब कह सकता हूँ। पर वही पढ़ाई के बोझ के नीचे वो दबा हुआ था। यहाँ आने के बाद उसको पंख लग गए और वो जो मैंने माहौल देखा जहाँ पे हर इंसान अपनी बात किसी भी तरीके से कह रहा है और किसी इंसान को नौ रस जीवन के जीने का अवसर मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। और उसके बाद फिर मेरी यहाँ की यात्रा शुरू हुई। तो तब लोग कहते थे कि तुम बड़े हैंडसम हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तो तुम मॉडलिंग के लिए ट्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है, ये करते हैं। अच्छा, उन्होंने कुछ कुछ बताया। तो मुझे याद है एक दिन में कम से कम मैं 5-7 ऑडिशंस दिया करता था। ट्रेन से मैं गोरेगांव से महालक्ष्मी जाता था एक कपड़े पहन के। और ये अच्छा, ये संघर्ष की कहानी सबकी होती है, तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, सबने किया है। जी, जी। पर आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो महालक्ष्मी उतर के फिर फेमस स्टूडियो है वहां पे, जी हाँ, तो वहां जाके फिर कपड़े बदलते थे और दूसरे कपड़ों में फिर ऑडिशन दिया करते थे। एक कपड़े और रखते थे क्योंकि किसी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी जी। तो पूरा 5-6 घंटा वहां बीतता था। वहां से फिर थके हारे सबसे पहले नीचे जाके एक वड़ा पाव खाते थे, एनर्जी का एक मिल्क पीते थे कि एनर्जी आए, और तब घर जाते थे। तो ऐसा सिलसिला बहुत चला। तो मैंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए, जिसमें रेमंड्स कह सकते हैं, LIC जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर था काफी सालों तक। तो तकरीबन कुछ 50-70 के आसपास मैंने टीवी कमर्शियल्स किए होंगे। फिर मैं रैंप वॉक करता था, जो आप लैक्मे फैशन वीक वगैरह का नाम जी, वो सब। पर एक टाइम पे लगा कि यार अब इसमें उतना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद वो उसकी आप कह सकते हैं कि वो आनंद की अनुभूति मेरे अंदर हो नहीं रही जी। तो फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया। स्वानंद किरकिरे जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे माने हुए गीतकार हैं, खुद बहुत अच्छा गाते भी हैं और कमाल का संगीत भी देते हैं वो। हम लोगों की मुलाकात बहुत पहले से, बहुत सालों से हो रखी, दिल्ली से हो रखी है, क्योंकि दिल्ली में एक ग्रुप था एक्ट 1 जी, तो वहां पे वो काम करते थे और हमारे कुछ मित्र वहां पे। तो स्वानंद सर के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया, फिर मजा आने लगा। तो मैंने कहा यार ये जो है ना, ये चीज करके और अपने आप को कैसे निखारा जाए, क्योंकि भाई जब मौका आए और उस मौके पे आप तैयार नहीं हो
तो इससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करते रहो। और आप यकीन मानिए सर, एक अभिनेता के जीवन में ज्यादा वक्त इंतजार करने में बीतता है, चाहे वो अच्छे शॉट के लिए हो, अच्छी कहानी के लिए हो, अच्छे फिल्म के लिए हो, तो हमेशा इंतजार में रहता है। योर शॉट इज रेडी, आप वैनिटी से बाहर निकलते हैं, आप जाते हैं। हाँ। तो एक अभिनेता का जीवन मुझे लगता है कि हमेशा एक इंतजार है, एक अच्छे शॉट के लिए, एक अच्छी कहानी के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि वो इंतजार आज भी मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। और जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहां मजा नहीं है वहां सजा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस मजे को हमें और बढ़ाना है जी, क्योंकि कार्यक्रम में समय हुआ है एक और गीत का। बिल्कुल। तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो एक गाना है उस फिल्म का, गाय पोछे का मांझा जी, तो वो या नहीं। एक दूसरा गाना भी मुझे बहुत पसंद है स्वानंद सर का, वो है क्यों खोए खोए चांद की तलाश में उदास है ये दिल। आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान की, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान की, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं। क्यों तू आज इतना वहशी है, मिजाज में मजाज है गमे दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिलें भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल के चलता है ये दिल। खोए खोए चांद की फिराक में तलाश की फिराक है, तलाश में उदास है दिल। दिल को समझाना कह दो क्या आसान है, दिल को फितरत से सुन लो ना बेईमान है, ये खुश नहीं है जो मिला बस मांगता ही है चला, जानता है हर लगी का दर्द ही है बस एक सिला, जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला, जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही है एक सिला। क्यों नए नए से दर्द की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा
क्रांति जी, जी, मॉडलिंग करते करते आप एक्टिंग की ओर मुड़े और दरवाजा खुला, एक राह रोशन हुई कहेंगे, और एक्टिंग की शुरुआत हुई। मगर उससे पहले आपकी चूंकि पहली फिल्म जो है वो भोजपुरी फिल्म है जी, तो वो क्या सिलसिला था? भोजपुरी फिल्म चूंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखी जाती है जी, ये फिल्म आप तक कैसे आई? सर कोई भी फिल्म मुझे लगता है किसी भी कलाकार तक शायद डेस्टिनी लेके जाती है। आपने कई ऐसे वाकये सुने होंगे जहां पे कोई कलाकार, एक फिल्म उसके पास गई लेकिन उसने मना कर दी, जी, तो वो फिल्म किसी और के पास चली गई। बाद में जिसने मना किया उसको जीवन में बड़ा अफसोस हुआ कि यार काश मैं फिल्म कर लेता। क्योंकि वो फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कोई एक कलाकार थे जिन्होंने मना कर दिया था। और फिल्म के जो निर्देशक नितिन चंद्रा और फिल्म की जो निर्मात्री थी नीतू चंद्रा जी, वो खुद भी एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री हैं, तो वो भी पटना की हैं। तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हम लोगों का हमेशा से ही रहा। और हमें सर बड़ा खराब लगता था कि यार बिहार और यूपी के लोगों को एक टाइप कास्ट तरीके से दिखाया जाता है। आज भी अगर आप देखेंगे जुहू जाके या कहीं भी जहां भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर लगते हैं, तो एक आदमी बंदूक लेके खड़ा है, एक आदमी के खून यहां से निकल रहा है, और बहुत आप कह सकते हैं अश्लील तरीके से। वो हमें बड़ा खराब लगता था कि कोई हम बिहारियों को हमारे जैसा क्यों नहीं दिखाता। और एक कैरिकेचरिश जो तरीका बिहारियों के लिए अपनाया गया है या फिर यूपी वालों के लिए कि हमेशा ये ऐसे ही रहते होंगे, पर कोई भी मेरे ऐसा बिहारी किसी को दिखता नहीं था। तो ये चीज हम लोगों को, और युवा लोग तो हम लोगों को बड़ा ये बहुत अपमानित महसूस करते थे। तो नितिन सर ने एक फिर कहानी लिखी जिसका नाम था देसवा। देसवा मतलब देश। तो देसवा इसलिए क्योंकि कहानी देश की कहानी थी। और हम लोगों ने, आप यकीन करें सर कि आज से तकरीबन 8 साल पहले बिहार में जाके हमने फिल्म शूट की है। अच्छा, बिहार के साथ एक ये भी त्रासदी है कि बिहार को लोग कान से देखते हैं, आंख से नहीं देखते हैं। अच्छा, आपने भी सुना होगा, शायद कान से सुना होगा, कभी जाके वहां पे देखा नहीं होगा कि बिहार कितना खूबसूरत है और बिहार के लोग कितने खूबसूरत हैं। कहानियां वहां से वही बाहर निकलती हैं कि किसी के हाथ में ये है, किसी ने किसी को कट्टा चला दिया, गोली मार दी, गालियां। तो लेकिन वहां भी एक बहुत, क्या आप देखें तो मगध, जो कह सकते हैं कि मगध एम्पायर वहीं से शुरू हुआ था। बहरहाल, तो आपने जो सवाल किया वहां आता हूं वापस। तो देसवा इसलिए कि मैंने, क्योंकि मेरे अंदर भी वो जज्बा था कि यार एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो जितने भी बिहार यूपी के लोग हैं वो गर्व से कह सकें कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। और एक भोजपुरी सिनेमा का दौर था जहां पे लता जी ने गाने गाए हैं, नासिर हुसैन साहब ने गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ेबो, मुकेश साहब ने गाने गाए हैं, मोहम्मद रफी साहब ने गाने गाए हैं। तो एक बहुत ही स्वर्णिम दौर था उसका। वो बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह के भी काम होते गए, तो उस काम की वजह से हमें वो टाइपकास्ट जो है वो ब्रेक करना था। बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने का, संवारने का काम इस फिल्म ने किया। और ये भी बात है कि भाषा का सम्मान, अगर अपनी मातृभाषा का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो करने से रहेगा। तो इसीलिए पहले भोजपुरी में बनाई जो उनकी मातृभाषा थी, नीतू और नितिन की। उसके बाद फिर हमने एक और फिल्म बनाई मिथिला मखान, जो मेरी मातृभाषा में है, मैथिली में। मैथिली, उस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। तो उसका भी वही उद्देश्य यही था कि भोजपुरी में बन गया, अब क्या किया जाए, जो कि बिहार में सिर्फ 5 भाषाएं हैं। जी हाँ, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका और बज्जिका है। अच्छा। तो अंगिका बज्जिका मैथिली से ही ली गई है। तो हमने कहा कि अब भोजपुरी में बनी तो सर एक मैथिली में बनाते हैं फिल्म। अच्छी फिल्म बनी, लोगों ने बहुत सराहा। उस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जो कि एक बहुत गौरव की बात है पूरे बिहार वालों के लिए और किसी भी इंसान के लिए जो इंसान अपनी मातृभाषा का सम्मान करता है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो। और मैं यहाँ के लोगों की बड़ी दाद देता हूँ। मैं मराठी जो आप संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित रहता हूँ मैं, क्योंकि सबसे कमाल की बात यह है सर के पकड़ के रखते हैं अपनी जड़ों को, छोड़ते नहीं है। और जो इंसान अपनी जड़ों को जितनी मजबूती से पकड़ के रखता है वो इंसान उतना ही टिका रहता है, मेरा ये मानना है। तो यहाँ के लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मामले में। तो क्रांति जी, हमने मैथिली फिल्मों का जिक्र किया और भोजपुरी फिल्म का जिक्र हम कर रहे थे, तो क्यों न श्रोताओं को भोजपुरी फिल्म का गाना सुनाया जाए। आपको कौन सा गाना याद आ रहा है? गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ेबो का एक गाना है सर, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था उस गाने को उस जमाने में, जो आज से कई सालों पहले की बात है जी। वो गाना अगर आप गौर से सुनेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वो गाना है सोनवा के पिंजरा में। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियवा उदास, टूट गइल डालिया चितर गइल खोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियवा उदास।
निहार चुप चिरई चल ली विदेश वार मैया के दुलारुई छल छल नैना निहार चुप चिरई चल ली विदेश वार मैया के दुलारुई आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला धार गईन हम तोर पास सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम चिरई के जियावा उदास बेलखत रही गईली संग के सहेलिया ले गईल बांध के निठुर रे बहेलिया बेलखत रही गईली संग के सहेलिया ले गईल बांध के निठुर रे बहेलिया मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के छोड़ दे मिलन के तुआ सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम चिरई के जियावा उदास। क्रांति जी, पहली फिल्म तो आपकी भोजपुरी फिल्म थी जी, मगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो उसमें पहली फिल्म थी गोलियों की रासलीला रामलीला जी। ये फिल्म कैसे मिली आपको? ये जनरली जो आजकल एक दौर आया है कास्टिंग डायरेक्टर्स का जी, तो उनमें से फोन आया था हमारे पास और उन्होंने कहा कि हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं। तो मैंने ऑडिशन किया, संजय सर ने देखा, संजय लीला भंसाली सर ने देखा और उनको पसंद आया। तो बेसिकली रोमियो और जूलियट अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें एक मर्कुशो का कैरेक्टर है जी, जो कि रोमियो का दोस्त होता है। तो उसका रोल था और पहली बार इतना बड़ा सेट, आपने जो बचपन से शायद फिल्में देखी होंगी उनकी और आपको वो अंततः काम करने का मौका उनके साथ मिला, तो मैं अपनी जिंदगी में बड़ा खुश था उस टाइम, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है लोगों को। और संजय सर के साथ काम करने का जो अनुभव है वो बहुत ही कमाल का इसलिए है क्योंकि आप सीखते बहुत कुछ है। आपका शॉट नहीं भी है जी, तो भी अगर आप सेट पे हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो 6 महीने मेरे, आप कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म के करियर का फाउंडेशन जो है उसी से शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर वही है, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वाह। और उसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ा तो लोग याद करते हैं आपका हेलीकॉप्टर शॉट। मैं MS धोनी फिल्म की बात कर रहा हूँ, द अनटोल्ड स्टोरी जी। तो उसमें भी वही था, नीरज सर के साथ काम करने का बहुत मन था जी, क्योंकि उनकी फिल्म मैंने देखी थी उसके पहले वेडनेसडे, जो एक फिल्म बहुत चली थी। तो मेरे पास फोन आया, मेरे भाग्य ने शायद बहुत प्रबलता दिखाई होगी वहां पे कि जो कास्टिंग वाले थे उनको मेरी याद आई, उन्होंने फोन किया, फिर मैंने ऑडिशन किया, नीरज सर के साथ एक रीडिंग की और उनको पसंद आया। पर कमाल की बात यह है कि मुझे नहीं मालूम था मैं कौन सा रोल करने वाला हूँ। जिंदगी में शायद एक ऐसा वो दौर था जहां पे मैं कुछ भी करना चाहता था, क्योंकि अंदर से कहीं हिला हुआ था कुछ चीजों को लेके जिंदगी के अपने। तो मेरा मन था कि मैं शहर के बाहर जाऊं और 1-2 महीने के लिए मैं कहीं बाहर रह जाऊं, तो शायद भगवान सुन लेते हैं। तो उन्होंने हमारी सुनी और मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा रोल मुझे मिलने वाला है। आई जस्ट वांटेड टू डू द पार्ट। तो फिर रांची गए और रांची जाने के बाद मुझे मालूम चला कि जो माही के जो मित्र थे संतोष लाल, उनका रोल है जिन्होंने उनको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया था। तो मैं कह सकता हूँ सर ये एक सौभाग्य की बात थी और मेरा कुछ नहीं है तो दिया ऊपर वाले का है। मैंने मेहनत बहुत की क्योंकि नीरज सर ने बहुत मेहनत करवाई और लोगों को बड़ा पसंद आया। पर आप क्रिकेट खेलते रहे हैं? खेलता रहा हूँ। हिंदुस्तान में कौन क्रिकेट बचपन में नहीं खेलता था। और जब मैंने सचिन उस हेलीकॉप्टर शॉट की आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ी होगी। 2 महीने यहाँ कम से कम हमने 15-20 दिन यहाँ पे, मैं घर में भी मैंने सिर्फ टांगी हुई थी टेनिस बॉल, क्योंकि क्या है कि वो जब तक स्टैंस आपका सही नहीं आएगा तब तक वो शॉट फिर बहुत अजीब सा और खराब दिखेगा। तो नीरज सर का भी वही मानना था। और वहां पे जाके जो कोच थे
जिन्होंने धोनी साहब को भी मिस्टर बैनर्जी उन्होंने सिखाया था, तो उनसे भी कुछ 7-10 दिनों की ट्रेनिंग की थी और फिर एक पूरी रात हमने इसकी शूटिंग की थी, पूरी रात, और लोगों को बड़ा पसंद आया। यानी देखने वाले फिल्म को देख करके बड़ी आसानी से अपना रिएक्शन दे देते हैं जी, लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि एक सीन के लिए आपको 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ी, बड़ी मेहनत का काम है फिल्म बनाना। बहुत मेहनत का काम है जी। जिन लोगों को लगता है कि ये बड़ा आसान काम है, अब क्या है सर के सबकी अपनी राय है। कोई आदमी अगर पैसे देख के जा रहा है देखने, तो उसका भी पूरा अधिकार है, प्रजातंत्र है कि उसको या तो स्वीकार करे या उसको खारिज करते हैं जी। लेकिन मेहनत बहुत जाती है। खराब फिल्म बनाने में भी इंसान की उतनी ही मेहनत जाती है जितनी अच्छी फिल्म बनाने में, मेरा ऐसा मानना है जी। पर जनता जनार्दन है, जो जनता कहती है वही, क्योंकि वो लोग सिरमौर हैं, वो सब जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ इस मोड़ पे एक और गाना हम सुनेंगे आपकी पसंद का। मेरी पसंद का गाना इस मोड़ पे बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और वाह वाह, क्योंकि बातें ऐसी हुई तो मुझे लगा कि अब थोड़ा रोमांस की बातें की जाए, श्रृंगार की बातें की जाए केवल। क्योंकि उसके पहले मेरे पिताजी, फिर मैं आपको एक जिक्र करूं, मेरे पिताजी बहुत कहते थे जब उनके बीच और माँ के बीच में झड़प होती थी जी, तो ऐसे ही गुनगुना दिया करते थे कि लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया मैं भी हो गया लाल। क्या लाल रंग श्रृंगार का रंग है। हाँ तो इसलिए ये गाना आइए सुनते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं।
क्रांति जी, आपके फिल्मों की हम जो बात कर रहे थे, इसमें एक और फिल्म आई आगे, बाटला हाउस जी, 2019 की बात है जी। ये कैसे बनी बात इस फिल्म की? वहां से फोन आया था जी। और मैं गया निखिल आडवाणी सर से मिलने के लिए। हाँ हाँ। तो मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि बिल्कुल अलग था, वैसा कुछ काम मैंने कभी किया नहीं था। हाँ। और एक अभिनेता जो होता है वो अभिनय के 9 रसों के इर्द गिर्द ही अपनी जिंदगी देखता है, सोचता है और समझता है। यस। तो उसमें जो रस था वो इसके पहले मैंने किया नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत उत्सुकता भी थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि यार ये वाला काम तो करेंगे। बाटला हाउस ऐसे ही हुई और वो करने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मेरे नकली दांत थे उसमें लगे हुए। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो मैं पहचान में नहीं आऊंगा, और एक अभिनेता के लिए बहुत ये कमाल की बात होती है कि वो पहचान में नहीं आए, कह रहे तो वही आदमी है। तो उसमें ऐसा ही था और लोगों को बड़ा पसंद आया मेरा काम, क्योंकि उसमें जॉन अब्राहम को सपने आते रहते हैं मेरे, तो जब भी मैं आता हूं तो जॉन साहब हिल जाते हैं। मेरा कैरेक्टर आदिल नाम का था उसमें जी। तो बाटला हाउस ऐसे हुई और निखिल सर के साथ काम करने का मौका मिला। उससे पहले क्रांति जी, आपने एक टेलीविजन सीरीज की थी, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, और इनमें से 2 कहानियों में आपने किरदार निभाए जी। क्या फर्क महसूस करते हैं टेलीविजन के लिए सीरीज में काम करना, फिल्म के लिए फीचर फिल्म में कोई एक पात्र, कोई भूमिका अदा करना, इसमें क्या फर्क होता है, कितना फर्क होता है? सर, किसी भी अभिनेता के लिए कोई अभिनेता ये सोच के अभिनय नहीं करता कि टीवी है तो मैं कम करूंगा, फिल्म है तो मैं ज्यादा करूंगा, या फिल्म है तो मैं कम करूंगा, टीवी है तो मैं ज्यादा करूंगा। अभिनेता अपना अभिनय करता है, शिद्दत से करता है। हाँ। तो चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो, इंसान आदमी मेहनत उतनी ही करता है। लेकिन मैंने जो टेलीविजन किया वो मैंने बहुत कम टेलीविजन किया है, लेकिन जो मैंने किया वो इसलिए भी किया क्योंकि अनुराग बासु सर थे और अनुराग बासु सर के काम से मैं बड़ा प्रभावित रहा हूं जी। उनकी धर्मपत्नी जी तानी बासु एक एपिसोड की डायरेक्टर थी, और कहानी इसलिए क्योंकि स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रोकन नेस्ट, चारुलता, और एक कहानी और भी थी अपरिचित, तो दोनों में किरदार मेरे अलग थे जी। अगर आप ब्रोकन नेस्ट में देखें तो भूपति बाबू है जिसका एक प्रेस है, लेकिन उसकी प्रेस चल नहीं रही, और फिर पत्नी के साथ, फिर उसका अपने भाई के साथ, अगर आप लोगों ने चारुलता पढ़ी है तो जी। और अपरिचित ऐसी कहानी है जिसमें उसका इश्क मुकम्मल नहीं हो पाता। इश्क तो वही होता है जो कभी मुकम्मल नहीं होता, बाकी तो लोग जिंदगी जी लेते हैं। तो इसलिए मैंने वो की, और सबसे बड़ी बात अनुराग बासु थे जी। और आपने कहा फिल्मों के अभिनय के बारे में, मैंने शिद्दत से सर हर फिल्म में हर कैरेक्टर में अपना काम किया है। कहीं मैंने ये नहीं सोचा माध्यम क्या है, और कोई भी नहीं सोचता ऐसा, अभिनेता अपना काम करता है। बिल्कुल सही। कुछ सेट में फर्क रहता होगा, डायरेक्टर की ट्रीटमेंट अलग रहती होगी, ऐसा कुछ फर्क तो होता होगा। वो तो बिल्कुल होता है। हाँ। हर आदमी का अपना एक टेक होता है, हर डायरेक्टर का अपना विजन है। तो मैंने इसलिए भी टेलीविजन किया वो वाला क्योंकि वो शायद वैसा टेलीविजन नहीं था जो उस दौर में चल रहा था जी। कोई भी महिला, मैं अपने घरों में मैंने देखा है कि इतना मेकअप या जो कुछ भी कहानियां जैसे हमने देखी हैं, जबकि सबको बहुत अच्छी लगती हैं जी, पर मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता था। तो मैंने कभी उस तरह के काम किए नहीं। और उसके बाद फिर मैंने एक बायोपिक की टेलीविजन में, स्वामी रामदेव जी, एक संघर्ष, अगर आपने नाम सुना होगा तो। हाँ। तो स्वामी रामदेव के ऊपर एक बायोपिक बनी थी जिसमें मैंने स्वामी जी का किरदार किया था। तो वो टेलीविजन भी मैंने किया, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। तो हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि कुछ अलग करता रहूं, टाइपकास्ट ना हो, और ऐसा कुछ करूं जो लोगों को भी पसंद आए, और नहीं भी आए तो कम से कम इतना ना कहें कि यार ये बहुत वाहियात कलाकार है। एक बहुत अच्छा सा संदेश आपने इस बहाने दिया है इस उत्तर में जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी भी अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, मगर निर्देशकों के साथ हर निर्देशक का अपना एक अंदाज होता है, एक शैली होती है जी। और वो करते समय अभिनेता अपनी तरफ से कुछ उसमें डालता है, उस किरदार में अपनी तरफ से, और वो सजेशन अगर दे सके तो आपका क्या अनुभव है? सर, मेरा मानना है कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जी। जो फिल्म मेकिंग है सबका कोलैबोरेशन है। हाँ जी। एक स्पॉट बॉय की भी उतनी अहमियत है जितनी डायरेक्टर की होती है। जितनी मेहनत स्पॉट बॉय टेक्नीशियंस करते हैं, आप यकीन मानिए, मैं जब सेट पे होता हूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत खराब भी लगता है, लेकिन अब सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत है। तो सजेशन आप दे सकते हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि सजेशन आपके अपने कैरेक्टर के हिसाब से ना हो, इन टोटलिटी में हो, और तभी जाके कोई निर्देशक आपका सजेशन लेता भी है। जैसे मैंने जितने भी काम किए जहां मुझे लगा मैं कुछ कह सकता हूं जी, मैंने कहा, सामने वाले जो निर्देशक, उन्हें लगा कि हाँ यार ये अच्छा सजेशन है, ये वर्क करता है, उन्होंने लिया। अगर कभी किसी ने नहीं लिया, उनको नहीं लगा, क्योंकि विजन उनका है। मैं सिर्फ कह सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, सुझाव थोप नहीं सकता, ये फर्क है। और स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर आपने की, तो ऐसे ही कई क्लासिक्स हैं दुनिया के, जितना साहित्य है उसमें से, और ऐसा होता है अक्सर कि शेक्सपियर का कोई कैरेक्टर है और आप करना चाहते, या किसी और कहानी से कोई पात्र जो आप करना चाहते हैं, मगर कभी मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला।
सर कहानी की तो पता नहीं, लेकिन एक बात बहुत अंदर से, क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां पे एक जगह है बक्सर जी, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ऐतिहासिक जगह है। वहां के एक फ्रीडम फाइटर थे वीर कुंवर सिंह, ओहो, जिनको कुंवर बाबू भी कहते हैं। जी 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 जी। पता नहीं बचपन से मैं उनसे बड़ा ही, जो भी कहानियां किताब में पाठ्यक्रम में होता था मैंने पढ़ी हैं। 70 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनका एक हाथ नहीं था। वो बायोपिक में करना चाहता हूँ कि वो कहानी बाहर आनी चाहिए। आई विश कभी ईश्वर का वरदान होगा तो जरूर करेंगे। क्यों ना आप ही प्रोड्यूस करें। आपके मुंह में सिर काश की मां सरस्वती विराजमान हो और ये बात कभी सच हो जाए। मैं चाहता हूं, मैं करूं, बिल्कुल अवश्य ऐसा हो गया। क्रांति जी, हमारे श्रोताओं के लिए इस वक्त आप कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे? मैं नए जमाने का नया कलाकार हूं जिसकी सोच पुरानी है, पुराने ख्यालों की है जी। तो संजीव कुमार साहब का एक गाना था, ओरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। क्या बात, जीवन भी यही है। सुन ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल। क्रांति जी, हमने सुना है कि आप लिखते भी हैं, कविताएं खास तौर से। जी, तो हमारे श्रोताओं को आपकी काव्य प्रतिभा से परिचित करा दें। सर काव्य प्रतिभा तो बहुत अतिशोक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप को उतना गुणी नहीं मानता जितना आप कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी कोशिश की है कि मैं अपने दिल की बातें, अपने जो भी मेरे चाहने वाले हैं उनको, रील बनते हैं आजकल, तो उसके माध्यम से मैं अपनी आवाज में ही, तो मैंने एक शुरू किया, एक बात कहूं। तो एक बात कहूं कह के मैं अपनी बात कहता हूं, जो कि शायद एक बात भी होती है, 2-3 बातें भी हो जाती हूँ। चलो कुछ बातें उसमें से। तो उसमें से एक बात कहूं मैं शुरू ऐसे करता हूं कि एक बात कहूं मोहब्बत के बारे में है। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत नहीं होती। क्या बात है, बहुत खूब, तो बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद। तो एक ये है, और एक मैंने लिखा था जहां पे शायद वो इंस्पायर करने के लिए था लोगों को जी, कि एक बात कहूं जिंदगी के बारे में है। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया, लेकिन जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि बस हो गया, उस दिन से याद रखना
वो सब होगा जो उसके पहले कभी नहीं हुआ। हाँ। तो बस लगे रहो। क्या बात है। तो ऐसे कुछ बातें लिखता रहता हूँ, पर हाँ, काव्य प्रतिभा नहीं कहेंगे इसको, लेकिन बहुत प्रेरक बात लिखी है आपने। जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीते हैं, खासकर ये हिंदी फिल्म उद्योग जो है, तो एक आप कह लें कोई भी इंसान किसी भी उद्योग में हो तो एक स्ट्रेस, एक प्रेशर तो मुझे लगता है, और मेरा हमेशा मानना है कि अगर मैं अपनी एक दो बातों से किसी एक इंसान की जिंदगी थोड़ी सी भी मैं अच्छी कर सकता हूँ, उसको एक सेकंड के लिए भी अच्छा लगता है कि यार अच्छी बात कही है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हुआ है। क्या बात। तो इसीलिए मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि हरकत में बरकत है। वाह। तो आपके अभिनय के बारे में बरकत वाली जो बातें और आगे बढ़ी जी, उसकी बात करते हैं जी। और चूंकि पिछले 2 सालों में एक नया माध्यम, एक नया मीडियम जिसे OTT के नाम से जाना जाता है जी, उसमें आपको जो मौका मिला और उसमें कुछ सीरीज आपकी बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत पॉपुलर हुई, इसमें एक नाम है रक्तांचल। जी जी, उसके बारे में हमें बताइए। आप यकीन माने सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया माध्यम बना है जी, वो शायद मेरे लिए ही बना था, क्योंकि मैं ऐसा रोल करना चाहता था। रक्तांचल में जो विजय सिंह का मेरा किरदार है जी, लेकिन ना मुझे वो टेलीविजन में मिला था, ना ही फिल्मों में मिला था, वो मिला OTT पे। वो दौर भी ऐसा था, कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में थे जी, और फिर उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद विजय सिंह की कहानी से वो लोग बहुत अपने आप को जोड़ पाए, क्योंकि वही एक कहानी पूर्वांचल की है, वहां से एक इंसान को कैसे सिस्टम में इतना ज्यादा दबा रखा है कि फिर एक दिन वो फटता है ज्वालामुखी की तरह जी। तो शायद लोगों को बहुत अच्छी लगी वो, और उसका जो स्क्रीन टाइम है वो 1 बिलियन से भी ऊपर है जी। तो वो कह सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये सब माता पिता का आशीर्वाद है और ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि आपको चलते रहना है। स्वामी रामदेव करते हुए एक वक्त मैंने बहुत अच्छी बात उनसे सीखी। संस्कृत में सर एक कहा जाता है चरय वैती, इसका मतलब है चलते रहें, निरंतर चलते रहें। यही अपने हाथ में है और कुछ अपने हाथ में नहीं है। भविष्य के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में आप बताइए, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या प्लानिंग्स हैं आपके? सर प्लानिंग मैंने कभी नहीं की। अच्छा। मैं कभी प्लान नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऊपर वाले का प्लान है वो सबसे अच्छा प्लान है। वाह। तो मैं बस जो जिंदगी दी गई है उसको जीने की कोशिश करता हूँ, जैसे आ रही है जिंदगी उसके साथ आगे। नदियाँ चले रे धारा, तुझको चलना होगा। क्या बात है। ओ नदियाँ चले रे धारा, नदियाँ चले रे धारा, चंदा चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। तो राह भी देने वाले ऊपर वाले हैं, राह बनाएंगे भी वही, दिखाएंगे भी वही। आपको चलना है, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग कुछ नहीं है। एक चीज जरूर करना चाहता हूं कि अपने माध्यम से समाज कह लें, आसपास के लोग कह लें जी, तो मैं अगर 4 लोगों का जीवन भी सुधार सकता हूं, मैं नहीं, ये मेरा मैं नहीं है, ये माध्यम ईश्वर का दिया हुआ है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा और काम करना चाहता हूं इतना अच्छा कि लोगों को अच्छा लगे, और कभी शायद जब मैं ना रहूं तो लोग कह सकें कि यार एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा कलाकार था, आज हमारे बीच नहीं है। क्या बात है। क्रांति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमसे बातचीत की और अपने बारे में, आपकी फिल्मों के बारे में हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, उन्हें बताया। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत धन्यवाद है विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो का, कि मुझे अपना बचपन जीने का उन्होंने एक अवसर दिया अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो गया हूं अभी इस वक्त यहाँ पे आके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नदियाँ चले रे धारा, चंदा चले रे तारा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा से जयंत पात्रिकर की ये बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तड़वलकर, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे